अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर्टिस्टिक अकाउंटेंसी। आज हम वोचर्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये ईआरपी में कैसे काम करता है। आपको ये लग रहा होगा कि ये एक थ्योरी का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नहीं, हम ये प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट इंट्रो में हम आपको, ताकि आपकी मेंटल प्रिपरेशन हो जाए, वोचर्स की क्लासिफिकेशन ज़रूर बता देंगे, लेकिन इसके बाद हमने इसका सॉफ्टवेयर पे, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे आपको करके दिखाना है कि इसमें वोचर्स टाइप किस तरह डिक्लेयर की जाती हैं और इनका आगे फंक्शन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। वाउचर होता क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो सिस्टम की डबल एंट्री को डिस्क्राइब करता है, यानी ये एक ट्रेसेबल डॉक्यूमेंट्स होता है। इसमें क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है होना बहुत ज़रूरी है। और ये क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी एज पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी फ़र्ज़ किया कोई बिल है, कोई इनवाइस है, कोई पेमेंट है, किसी भी बेस पे ये वाउचर जनरेट किया जाता है। इसके बाद इसकी टाइप्स बनाना, इसको टाइप्स में सेग्रीगेट करना क्यों ज़रूरी है? इससे फाइनेंशियल एक्यूरेसी आती है, यानी इसकी ट्रेसेबिलिटी आसान होती है। इंटरनल कंट्रोल इससे ज़्यादा मजबूत होता है। ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। ऑडिट एश्योरेंस जो है, जब आप ऑडिट के लिए काम करते हैं तो ऑडिटर्स को भी इसमें, और ऑडिटर्स को कन्वे करने के लिए भी ये बहुत आसानियां पैदा करता है। रिपोर्टिंग में ये ज़्यादा आसानियां पैदा करता है। इसके बाद हमने जो है दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। एक हमने कहा है कि एक कुछ फंडेड वाउचर्स होते हैं और कुछ नॉन फंडेड वाउचर्स होते हैं। फंडेड वाउचर्स कौन से होते हैं? जिनमें हम कैश या बैंक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिनमें जो है सर मनी जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व होती है। नॉन फंडेड वाउचर्स वो होते हैं जिनमें ज़र का जो इस्तेमाल है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है। इसमें कैश या बैंक की मूवमेंट को हम नहीं नोट करते, बल्कि हम पार्टी के साथ जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और या हमारी अक्रूवल्स होती हैं, इनवाइस की बुकिंग होती है, वो हम करते हैं। जैसा कि जेबी हो गया फंडेड वाउचर में, जैसा कि बैंक पेमेंट हो गया। ठीक है। अब फंडेड वाउचर्स को मज़ीद हम क्लासिफाइड करते हैं कि मज़ीद कैसे, जैसे कैश पेमेंट, कैश रिसीट वाउचर, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीट वाउचर्स। इसके अलावा कुछ कस्टमाइज वाउचर्स भी हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे मिल कैश पेमेंट वाउचर या साइट कैश पेमेंट वाउचर, मिल कैश रिसीट वाउचर या साइट कैश रिसीट वाउचर या फैक्ट्री कैश रिसीट वाउचर, ये हम कर सकते हैं। बेसिकली इनकी डिवीजन ये क्यों की जाती है? इनके नंबर ऑफ वाउचर्स को देखा जाता है, यानी वाउचर्स के क्वांटम को देखा जाता है कि उनकी क्वांटिटी क्या है। अगर 1000 वाउचर हम कर देंगे तो उनकी इवन फाइल बनाना भी मुश्किल हो जाती है, उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम इनको सेग्रीगेट करते हैं कि जी 100 की ट्रांजैक्शन आ रही है या 200 की ट्रांजैक्शन आ रही है, तो हम इनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो उनकी अप्रूवल्स, उनकी ट्रेसेबिलिटी, उनकी एक्यूरेसी पे हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है। नॉन फंडेड में जर्नल वाउचर, ये स्पेसिफिक जर्नल वाउचर है। बाकी इसके कस्टमाइज वाउचर हैं, जैसे स्टोर परचेज वाउचर होता गया कि हमने कोई स्टोर का जो है चीज़ें, जैसे लूज टूल्स की, स्पेयर पार्ट्स की, हमने कुछ चीज़ें खरीदी तो उसको हम अंडर एसपीवी, स्टोर परचेज वाउचर, बुक कर सकते हैं। इस तरह लोकल मटेरियल परचेज वाउचर हो सकते हैं कि हमने कोई डायरेक्ट मटेरियल जो था वो लोकली मेड परचेज किया, तो उसका हम वाउचर अलहदा से रख लें। इंपोर्टेड मटेरियल परचेज वाउचर को हम अलहदा से रख लें, तो ये हम रख सकते हैं। ये 3 वाउचर कस्टमाइज वाउचर हैं। जेवी हमारा बेसिक वाउचर होता है, जिसमें हम अक्रूवल्स, जो हमारे बिजली के बिल एटसेट्रा, हम इसमें बुक करते हैं। नॉर्मली क्विक बुक में तो जर्नल का ही कंसेप्ट है, लेकिन हम कस्टमाइज और आपकी अंडरस्टैंडिंग में बात कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारा हो गया। अब हम एक ईआरपी की तरफ चले जाते हैं कि हमारा एक अगर ईआरपी है तो वो किस तरह इसको ऑपरेट करता है। ये एक कस्टमाइज ईआरपी का फाइनेंस का मॉड्यूल है।
इसमें हम वोचर्स को इस जर्नल सेटअप में जाके वोचर्स टाइप को जो है वो डिस्क्लोज़ करते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू करके हमने कोई सा भी वोचर यहाँ पे लिखना है। फ़र्ज़ किया मिल कैश पेमेंट वोचर MCPV, वो ऊपर लिखेंगे, नीचे वोचर्स की टाइप बताएंगे और इसकी नरेशन डेबिट क्रेडिट फेवरेबल दे बता के हम इसको फाइनल कर देंगे। इधर हम देखते हैं कि और हमारे पास फ़र्ज़ किया ये बैंक पेमेंट हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ये देखें बैंक पेमेंट वोचर, और आगे बैंक पेमेंट इसकी पूरा नाम हमने दे दिया और हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। अब हम इसको जर्नलाइज करते हैं कि इसको जर्नलाइज हमने करना है तो कैसे करेंगे। इस ERP के मॉड्यूल में F3 के साथ वोचर एंट्री आ जाती है। मैंने F3 प्रेस किया तो ये वोचर एंट्री आ गई, ये न्यू वोचर ऐड कर रहा है। मैंने यहाँ पे वोचर टाइप जो है शो की कि जी बैंक पेमेंट में डाल रहा हूँ। कौन से पीरियड में, ये फाइनेंशियल पीरियड है 2023-24 का मैंने पुराना निकाला हुआ है कि जी ये 2023-24 का ये है। इसमें अब हम पहला डेबिट करते हैं किसको, ये चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट खुल गई है। हमने कहा जी ये बैंक अल्फला पहला आ रहा है, हमने कहा बैंक अल्फला को, यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन दी चेक नंबर फलां 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 फलां। ये वैसे ऑटो भी चेक जनरेट करता है लेकिन मैं आपको ट्रांजैक्शन एक करके दिखा रहा हूँ। चेक नंबर 1 2 3 कैप्स में लिखना अच्छा है। इशूड टू अमार फॉर या अगेंस्ट इनवाइस नंबर ये फलां, और कितनी अमाउंट, इसकी 200 रुपये अमाउंट है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमने कहा कि जी फर्ज किया ये डेबिट अमार नहीं होना था, हम बैंक अल्फला को यहाँ क्रेडिट करते हैं, डेबिट अमार होता है जी। कोई सा भी नाम हम ले लेते हैं, मुदस्सिर ले लेते हैं, मुजम्मिल ट्रेडर ले लेते हैं। तो डेबिट इस पार्टी ने होना था, क्रेडिट बैंक ने होना था। मैंने वो डेबिट उस वक्त बैंक के तौर पे नहीं कहा था, मेरी गलती मत समझिएगा। मैंने डेबिट कहा था एज पहला हेड आ रहा था तो मैंने पहला हेड को या मैं नाम ले लिया, ठीक है। तो ये 200 से बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी डबल एंट्री पूरी हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सेव किया होल्ड के ऊपर, क्योंकि पोस्टिंग का राइट जो है वो किसी और के पास है। ये वोचर पीरियड इज इनएक्टिव, तो मैं आप ये कर देता हूँ, वोचर पीरियड भी एक्टिव कर देता हूँ। अकाउंटिंग सेटअप पीरियड ऑफ एक्टिवेशन, और ये मैंने मॉडिफाई किया और ये मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, ये किया और इसको सेव किया होल्ड के ऊपर, क्योंकि पोस्ट करने का राइट मैनेजर का होता है, वो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा वोचर जो है बैंक पेमेंट वोचर एक जनरेट हो गया। इसी तरह हमारे कैश पेमेंट वोचर होगा। सपोर्टिंग को बेसिकली देखना होता है, सपोर्टिंग को देखते हुए हमने इसको पोस्ट करना होता है, टाइप डिक्लेयर करते हैं। ये मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए की ये बात है। ये लोअर लेवल जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्विक बुक से गुजारा कर लेती हैं, ये उनके लिए नहीं है। बट आपके लिए अंडरस्टैंड करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि क्या हमारी वीडियो आपके एक्सपोजर को बड़ा कर रही हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बड़ा कर रही हैं। यस, वो हम देना चाहते हैं आपको। तो ये आपका वोचर जो है होल्ड पे चला गया। अब अगर आपके पास राइट है तो ठीक है, नहीं है तो मैनेजर के पास राइट होता है, तो रिलीज़ इसको करने का वो राइट दे देगा। तो ये सेव किया, ये हमारी आ गई आपकी, ये वोचर पोस्ट हो गया। अब मुजम्मिल ट्रेडर को ये डेबिट हुआ है, तो F8 के साथ ये लेजर को जो है F8 के साथ ये लेजर शो करता है, ये ERP। हमने यहाँ गया मुजम्मिल ट्रेडर में, मुजम्मिल ट्रेडर, तो मुजम्मिल ट्रेडर को हमने ये यहाँ से डबल क्लिक किया और देखते हैं कि ये आपका 200 रुपये आया है। ये वोचर नंबर 1 है, देख लें। तो ये जनाब मुजम्मिल ट्रेडर कोड नंबर 5, सॉरी पीरियड जो है वो सही सिलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आया कि ये 200 नहीं शो हुआ। ये देख लें जी,
ये आपका बैंक पेमेंट 1 जो है 200 रुपये, चेक नंबर 1 2 3 टेस्ट चेक जो है वो शो हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, वोचर टाइप ये जो हमने सेग्रीगेट किए हैं ये क्यों ज़रूरी थी। वोचर हम इस ERP में F8 के साथ हो रहा है। हमने यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं सिलेक्ट किया, सारे वोचर्स में, जब कुछ नहीं है तो इन्फिनिटी है, सारे वोचर्स आ रहे हैं। तो हम कहते हैं जनाब ओपनिंग बैलेंस के अलावा जेवी को सिर्फ सेलेक्ट करें, ट्रेसेबिलिटी देखिएगा। तो इन लेजर्स में, 2 लेजर्स में इस वक्त जेवी डली हुई हैं, वो ये वाली हैं, सैम चौधरी के अकाउंट में डली हैं और दूसरा स्टोर फर्टिलाइज़र में डली हुई हैं, ये जेवीज डली हुई हैं। अब मैंने दूसरा किया कि मैं कहता हूँ ओके जेवी को अब छोड़ दें और बैंक पेमेंट को ये ट्रेस करें। तो ये देखें ये बैंक पेमेंट्स को ट्रेस कर रहा है, ठीक है, कि इन लेजर्स को इफ़ेक्ट कर रही है बैंक पेमेंट्स। आप बैंक पेमेंट्स को सिर्फ अगर हम एंड पे देखेंगे तो ये देखें बैंक भी आ रहा है। तो अगर हम एक बैंक को सिलेक्ट करते हैं और उसकी सारी बैंक पेमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको इंपोर्ट एक्सेल पे कर लेते हैं तो हम कोई भी रिपोर्ट जो है अपनी बना सकते हैं उसको, यानी बैंक पेमेंट की चेक्स की रिपोर्ट देनी है, FBR में जमा करानी है, ऑडिटर को जाकर देनी है कि हमने कौन कौन सी पेमेंट्स की हैं और किस किस को की हैं। तो यहाँ हम बैंक को सिलेक्ट करेंगे, बैंक पेमेंट सिलेक्ट करेंगे और इसको ट्रेस कर लेंगे, कितना इजी ट्रेस हो गया। तो ये वोचर टाइप इन चीज़ों की वजह से ज़रूरी होते हैं। बैंक रिसीट को ट्रेस करना है तो ये देखें बैंक रिसीट हमारी जी ज़फ़र इकबाल से आ रही हैं, सैलरी से एक डली हुई है, बिलाल एग्रोसीड से, वगैरह वगैरह। और ये हमारे इवन ये बैंक से ये आगे कुछ हमें प्रॉफिट्स मिले हैं बैंक के, वो हम रिसीट यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। तो वोचर्स की सेग्रीगेशन जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आज आप क्विक बुक पे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और कस्टमाइज पे ना हो, कल आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जहाँ पे कस्टमाइज सिस्टम हो, जहाँ हर एक डिपार्टमेंट की हो सकता है जो है परफॉर्मेंस को वोचर्स टाइप की बेस पे रिकॉर्ड किया जा रहा हो, या वहाँ ज़रूरी हो कि वोचर्स का क्वांटम इतना ज़्यादा हो कि आपको ये वोचर डिस्क्राइब करने पड़े। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, ये आपको ज़रूर इसको बार बार जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर के लिए सबसे अहम तरीन होने जा रहा है कि वोचर्स क्या होते हैं। वहाँ तो हम अपनी एजुकेशन में सिर्फ जर्नल वोचर पढ़ के आ गए, प्रैक्टिकल में इस तरह से होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा करेगी। थैंक यू सो मच। अमार को इजाज़त दे दिए। अल्लाह हाफिज़।